नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल हमारे आदरणीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी। 5 राज्यों के चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी और आचार संहिता भी लागू हो गई। ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय निश्चित है कि ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं यानी यूपीएससी के प्रोडक्ट होंगे और सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ इसी तरह के असाइनमेंट में वो जाते हैं। तो सिविल सर्वेंट मैं भी रहा हूँ। तो जो बेसिक जो लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी जो फेथफुलनेस है, एलिजियंस है अवाम के प्रति, एक नैसर्गिक बात है, होना चाहिए। इट इज मिनिमम एक्सपेक्टेड या कम से कम उनसे उम्मीद या कम से कम उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। अब जिसमें कि कोरोना का या कोविड-19 का 3rd वेरिएंट जो कि बहुत ही डेडली है, घातक है, भारत में आ चुका है और भारत को में काफी वो पसार चुका है। 1.25 लाख के आसपास उसके 1.25 लाख या 1.5 लाख भी पहुंच गए। कल ही पहुंच गई थी 1,17,000। आज तो शायद वो 1.5 लाख को भी छू रही होगी। तो पूरा ग्रस रहा है अपने मुल्क भारत को। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को कौन सी इतनी जल्दी पड़ी है कि लोगों की जान की भी परवाह न करके ये जो है इस तरह से ये मैंने बहुत जल्दी में चुनाव कराने पर आमादा दिखते हैं। और ये अकेले विवेकशील नहीं है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही एक वार्निंग बेल यानी सतर्क होने की घंटी बजा दी है कि जान है तो जहान है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस वार्निंग बेल या उनकी सलाह कि जान है तो जहान है, पहले जान बचाइए। और हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन की जान की कीमत के बराबर कोई कीमत नहीं है। उसको जैसा पिछले एपिसोड में कहा गया था, उसको संख्या में मत गिनिए कि सिर्फ 1 की बात है, 2 की बात है या 4 की बात है। एक की भी जान
बहुत बेशकीमती है। इस बात को जो न्यायपालिका भी, खास करके उच्च न्यायपालिका, माननीय उच्च न्यायालयगण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा इस बात पर बल देते रहे हैं और रिटरेट करते रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ्स बहुत ही प्रीशियस होती है। हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बेशकीमती होती है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो इतनी बेसिक मिनिमम मोटी सी बात का भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय आदर कर नहीं सके। इतनी जल्दीबाजी का तो यह अंदेशा जाता है कि वो किसी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं और लोगों की जान को जोखिम में डाल करके ऐसा कर रहे हैं। और जैसा कि दिखा रहा था, जैसा कल आ रहा था कि वो कुछ राज्यों की जो है वो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पढ़ रहे थे। मेडिकल के एक्सपर्ट आप नहीं हैं, वो जो उनका क्षेत्र मेडिकल उनमें रहने दीजिए। और ये भी हमको कहना ही पड़ेगा, जो कि मैंने कल भी कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में मैं रहा हूं और ये देश हित में मैं कह रहा हूं, और देश हित में करने में हमको न किसी का डर है और न किसी का डर है और न कोई संकोच है। तो ब्यूरोक्रेसी में जो और खुराफातें हैं वो तो हैं ही। एक खुराफात बहुत बड़ी है कि जब किसी को जस्टिफाई करना होता है तो आंकड़े, डाटा कुक किए जाते हैं, पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फाइलों पर नोटिंग उस तरह की बनाई जाती है। किसी गलत चीज को जो है वो जस्टिफाई किया गलत चीज को जस्टिफाई किया जाता है। अब इससे बड़ी गलत बात क्या हो सकती है कि कोरोना का कहर हमारे देश को ग्रस रहा है। हमारे भारतीय भाई बहनों की मौतें हो रही हैं और उसी में यानी चुनाव आयोग को या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को जो है वो चुनाव कराने की पड़ी है, बहुत जल्दी पड़ी है। तो इसलिए वो सब खुराफातें हमको बिल्कुल सामने दिख रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी में डाटा जो है उसी अनुसार जो है पकाए जाते हैं और जनरेट किए जाते हैं। फाइलों पर नोटिंग जो है वो इस प्रकार बनाई जाती है और गलत चीज को जस्टिफाई किया जाता है। तो ये बदमाशियां हैं ब्यूरोक्रेसी की और देश भुगतता भी है, हमारी आम जनता भुगतती भी है इसको। तो खैर, लेकिन आज लोगों की जान, आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाने का। लेकिन एक छोटी सी बात, बेसिक मिनिमम बात का भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय इसका भी आदर कर नहीं सके। बहुत दुख की बात, ये बहुत मन में पीड़ा होती है। तो इस पर उनको भी विचार करना चाहिए और ये अच्छा भी नहीं लगता है कि वो करें। मान लीजिए, और साथ सुनने में आया कि कुछ वो उच्च न्यायालय भी कुछ माननीय उच्च न्यायालय गण भी सक्रिय हो रहे हैं। साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है हमारे कुछ आदरणीय अधिवक्ता गण ने वो याचिका वो लगाई हुई है। शायद उसकी तारीखें भी पड़ गई हैं। अच्छा तो होता है कि ये जो है मुख्य चुनाव माने उनके आदेश के बाद ये रास्ते पे आए, अच्छा नहीं लगता। ये इनिशिएटिव, यदि ये कदम ये उठाते तो जनता का इनके ऊपर उन पर विश्वास भी बढ़ जाता है कि हाँ भाई, जनता के हमारे भारतीय अवाम के, हमारे भारतीय भाई बहनों के जीवन के प्रति यानी ये भी जो है सचेत हैं, संजीत हैं और सेंसिटिव हैं और रेस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन नहीं,
इन सारी बातों को ताक पर रख करके पता नहीं क्यों आमादा है और किसके दबाव में जो है वो आमादा है। अब इससे अधिक तो नहीं कहा जा सकता। वो भी एक संवैधानिक पद पर आसीन है। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। जहाँ तक इन शब्दों में उनके अंतरात्मा को जगाने का काम था मैंने बता दिया। लेकिन कोई अनटूवर्ड सीक्वेंस न स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इस तरह की सोच है तो इस तरह की सोच का करेक्शन तो यही है कि हमारे कोर्टें जो है, हमारे हाई कोर्टें और हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट इसके प्रति जागरूक हो। और मैं निश्चित और इसमें हमको जरा भी कहने में गिला नहीं कि यदि एक हमारे भारतीय भाई बहन की जान गई, चाहे वो जनता हो चाहे चुनाव कर्मचारी हो या अधिकारी हो, गई तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग से लेकर के और जो पार्टियां इसमें बहुत जल्दीबाजी कर रही हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के लोग जेपी नड्डा है और जेएनपीसी के मान कांग्रेस के वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर जो है हत्या के मुकदमे चलाए जाएं। इस तरह का आदेश पारित करने के लिए हम अभी से सभी माननीय उच्च न्यायालय गण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये विनम्र विनती करते हैं। लगता है कि तभी वो इन लोगों की अकल जो है कुछ अकल आएगी। अब इस तरह की आदतों का आखिर इलाज क्या है? ऐसी स्थिति प्रेसिपिटेट हो, ऐसी स्थिति आकर के आसन्न हो जाए और किसी को भी, हमको भी चुनाव आयोग जैसी ऐसी उच्च संवैधानिक संस्था पर कोई कह दे कि इस पर हत्या का मुकदमा चले, कि कितनी पूरे देश को, मुझे भी शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन नहीं, जो सोच है, जो गतिविधियां हैं वो इस बात का इशारा करती हैं कि ये कि उसी और चीजें जो है वो जो है प्रेसिपिटेट जो है वो होने को तैयार है, आसन्न है। तो अब वो भी जो है वो राजनयिक है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मैं भी कभी वो राजनयिक था। तो इतना कहना, वो नागरिक रूप में एक सेवानिवृत्त जो है राजनयिक के रूप में नहीं, सिविल सर्वेंट के रूप में नहीं, एक इस देश का नागरिक के नेता। और नागरिक की जो हैसियत है ये वो इससे जो है सभी लोग परिचित हैं और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों की जान बचाएं, हमारे तो यानी यही विनती रहेगी। लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता दें, बल्कि जो उन्होंने घोषणा किया उसको रद्द करें। वो इसकी आवश्यकता है। बताइए, कुछ पार्टियां, अरे हम क्या बताएं उनको, उसमें से एक पार्टी ऐसी है जेएनपीसी, जो हमारे देशवासियों के लाश पर ही जो सत्ता हथियाती है। उसका इतिहास रहा है, ये वो भी जानते होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय भी जानते होंगे कि इसमें से एक पार्टी ऐसी है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज जो है, जिसको कि इन्होंने मान्यता दे रखी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हमारे देश के देशवासियों के लाश पर ही जो है वो सत्ता वो हथियाने का उसका एक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है। 25 भारत का विभाजन वो करा करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवा करके और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़ करके वो गद्दार नेहरू जो है, इस देश का गद्दार नेहरू ने सत्ता हथिया दी। यह देश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए
और सभी को जानना भी चाहिए। हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या करवा करके और कैसे कैसे उनके शरीर में टायर डाल करके वो राजीव गांधी गद्दार राजीव गांधी जो है 4 से 12 एमपी के साथ सत्ता हत्याई आया हो, तो इनकी बातों में कोई भी न्याय हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे आदरणीय अवाम और प्लस कोई भी संस्था हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल न्याय आवश्यक है। ये सुनने में आ रहा है कि हमारी जो जनता में भी आक्रोश है, कई पत्रकारों में भी आक्रोश है इस स्थिति को लेकर के। शायद कुछ मरमरिंग जो है चुनाव आयोग के अंदर भी चल रही है, सम बॉइलिंग। इस तरह से खतरों से खेलना देश हित में नहीं है। तो जनता करे कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। हम अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे, यदि ये चुनाव, यदि ये न्यायपालिका भी, हमारी न्यायपालिका या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि लोग जो है इस चुनाव आयोग पर प्रिवेल नहीं कर पाए और ये इसी खतरनाक कोरोना की अवधि में चुनाव कराने पर आमादा है जो चुनाव आयोग, तो हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जो कि कह रहे थे कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, आप बहिष्कार बिल्कुल मत करिए। आप सभी पार्टियों को जो है नष्ट में नाबूद करिए उसी ईवीएम मशीन पर। और ये बहुत अच्छा मौका है यदि ये चुनाव आयोग उसी पर आमादा होता है और हमारे न्यायालय और हमारी माननीय न्यायपालिका यदि इनके ऊपर प्रिवेल नहीं कर वो कर पाती है, यानी इनके इस गतिविधि को रोकने में, तो हमारे आदरणीय भारतीय मतदातागण वो जो बहिष्कार बिल्कुल न करें, उसी लक्ष्य को, उसी मकसद को इनको नष्ट में नाबूद करिए। और नोटा का जो प्रतिशत है वो 80 के ऊपर आप ले जाइए। और उसके बाद यदि कोई कानूनी अड़चन भी आती है उसको भी देखा जाएगा। 80 के ऊपर नोटा आएगा, अपने आप एक संदेश जाएगा सबके लिए, पूरे देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, इन पार्टियों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी जाएगा। तो यदि इन्हीं तिथियों पर, मैं तो इसमें यानी भाग वो लेने वाला था, लेकिन मेरी अंतरात्मा तुरंत रोक दिया कि अरे भाई, लोगों की जान बचाने के लिए आप हमेशा कहते रहे हैं और ये चुनाव आयोग जो है लोगों की जान लेने पर आमादा है, तो कैसे आप जो है इसमें यानी भाग ले सकते हैं। तो तुरंत मेरी अंतरात्मा ने, हमारे इनर कॉन्शियस ने रोका हमको बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस बात पर कायम हूं कि लोगों की जान बचाना है। और यदि ये चुनाव आयोग इस पर आमादा है कि नहीं कि इन्हीं वो तिथियों पर कराना है, तो हमारे जो है हमारे आदरणीय भारतीय अवाम से, हमारे आदरणीय भारतीय मतदातागण से, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र दरख्वास्त है कि वो उसी ईवीएम मशीन पर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को नष्ट में नाबूद करते हुए नोटा दबाइए और नोटा का प्रतिशत 80 के ऊपर ले जाइए।
यही जवाब है। तो ये करना है आपको, बिल्कुल मन में ठानिए। वास्तव में पूरा गुलामी का माने माहौल है। 70-72 साल हो गए, अब अभी भी अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। लगता है कि अंग्रेजी को ही लेके जाएंगे ऊपर। जितने भी मंत्रालय हैं उनकी जितनी वो संक्षिप्त आती है, जितने उनके माने विवरण आते हैं वो भी अंग्रेजी में आते हैं। इन सबों को शर्म ही नहीं आती है। जो ब्यूरोक्रेसी जो मंत्रालयों में बैठी हुई है उसको शर्म तक नहीं आती है कि 70-75 साल बीत गए, अभी भी उनके प्रवक्ता आकर के वो अभी भी ये प्रवक्ता, लगता है कि ये सब इंग्लैंड में ही पढ़ते हैं, इंग्लैंड से मैंने आकर के वो सीखते हैं और वही भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो भाषा हमारे भारतीय भाई बहनों पर वो थोपते हैं। और जरा मैं इनको आईना कुछ दिखा दूं, जो अंग्रेजी के बहुत मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, और ये भी बहुत बड़ा इतिहास पढ़े होंगे, इस बात नहीं, इतिहास मैंने भी पढ़ा है, ये भी पढ़े होंगे, यूपीएससी की तैयारी किए होंगे। तो जरा मैं इनको वो आईना दिखा दूं। कमाल अतातुर्क के नाम से एक रोड भी बनी हुई है अपने दिल्ली में। तो कमाल अतातुर्क जो है वो टर्की के शासक हुए। ऐसा था कि टर्की में मुस्लिम और क्रिश्चियन दो ही पॉपुलेशन है। तो मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस समय भी ज्यादा थी, और क्रिश्चियन की कम है, लेकिन शासक हुआ करते थे क्रिश्चियन की ओर से। लेकिन जब इस तरह की बात आई कि नहीं भाई, वो गणतंत्र की व्यवस्था होगी, यानी लोगों के जनता के अनुसार जो है वो हुकूमत का निर्माण होगा, तब जो है तब जो है वो कमाल अतातुर्क जो है वो पहले जो है गैर क्रिश्चियन शासक बने। वो शासक बनते ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि भाई हम जो है इस देश में जो आवाम की जो भाषा है, जो जन भाषा है, उसी में यानी काम करना और कराना चाहते हैं। तो उन्होंने इस संबंध में एक बैठक बुलाई। जितने भी संबंधित लोग थे, मैंने उनके मंत्रिपरिषद के रहे होंगे, और भी एक्सपर्ट रहे होंगे, और भी जानकार स्पेशलिस्ट रहे होंगे, बैठक बुलाई, और सबके अलग अलग से उन्होंने राय लिया। तो कोई कह रहा कि साहब अब तक तो वो अंग्रेजी चल रही थी, अब अंग्रेजी को हटा कर यहाँ की भाषा में काम करना है, तो 100 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 150 साल लगेंगे, कोई कह रहा 50 साल लगेंगे, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। तो अब जिस तरह का ये लोग आप जिस तरह के लोग जो है वो सलाह देते हैं। एक बहुत वृद्ध किस्म का था, तो वो कहा कि सर आप चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी दबाव डाल लीजिए, और हम लोग रात दिन मेहनत करें, तब भी यहाँ की जो भाषा है उस जो है वो यहाँ की जन भाषा में कार्य करने में, यानी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, मतलब कि उसका कार्य करने की भाषा बन जाए, कामकाज की भाषा बन जाए। तो ऐसा करने में कम से कम सर कितना भी जोर लगा लीजिए, हम पर दबाव डाल लीजिए, हम लोग भी दिन रात मेहनत करें, तब भी 10 साल लगेंगे, कम से कम 10 साल लगेंगे। वो आखिरी बात वो बोला जो वृद्ध था। तो इस बात को सुनकर के जो शासक कमाल अतातुर्क ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह तक ये सबको ये मान लीजिए कि आपके 10 वर्ष बीत गए, खत्म, कल सुबह से ही यानी काम करना शुरू कर दीजिए। ये डिटर्मिनेशन होता है, ये लगाव होता है, ये प्रतिबद्धता होती है, और ये कटिबद्धता होती है अपने देश और देश की भाषा के प्रति।
इन सिविल सर्वेंट को हम क्या क्या कहें। हिंदी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की इनकलाबी जुबान थी। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था कटक में, उनकी मातृभाषा उड़िया या बांग्ला थी। उन्होंने कभी भी उड़िया और बांग्ला को हिंदी ये महसूस होने नहीं दिया कि उनकी मातृभाषा उड़िया और बांग्ला है। हिंदी को बराबर वो सम्मान देते थे और उन्होंने कहा कि इस देश की जो जन भाषा है वह हिंदी ही होनी चाहिए, जो कि ये देश की जो है सबसे ग्राह्य भाषा है। कुछ और भी इनको आईना दिखाया जाए, ब्यूरोक्रेसी को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। सारी रूढ़िवादिता जो है इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी में ही है, ये इतनी बेशर्म है कि आज भी अंग्रेजी में तमाम वो विज्ञप्ति लाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अंग्रेजी बोलने में जरा भी इनको शर्म नहीं आती। तो बता दें कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा को कमजोर करने वाले ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, इसी वो हिंदी प्रदेश के वो सबसे बड़े शत्रु हैं हिंदी के। उन्होंने क्या किया, हिंदी और उर्दू मिलकर के वही असली हिंदी है। हिंदी और उर्दू की पठ इतनी ज्यादा है कि वही उर्दू जो है हमारे वो पंजाबी में घुसी हुई है, वही उर्दू जो है गुजराती में घुसी हुई है। और हिंदी का तो मुख्य आधार तो खैर थी। इन कट्टरवादियों ने हिंदी में से जितने भी उर्दू के शब्द हैं वो निकाल करके इस हिंदी को बेदम कर दिया। और उसमें आर्कैक संस्कृत के शब्द, बहुत पुराने शब्द मैंने जो है वो शब्द इसमें डाल दिए, इसमें हिंदी में। वो बेदम हिंदी जब ये संस्कृत के शब्द आए तो और अटपटी और बेजान हो गई, और हिंदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ा हथियार मिल गया कि साहब इतनी अटपटी हिंदी कैसे हम इसको अपनाएंगे। तो हिंदी के साथ बहुत बड़ा छल किया गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र। और वो षड्यंत्र जो है कट्टरवाद जो हिंदी प्रदेश के जो कट्टरवादी तत्व है उन्होंने किया है। और दूसरा छल तो देख ही रहे हैं, आखिर कॉन्वेंट स्कूल यानी क्यों पॉपुलर हो रहे हैं भाई। कॉन्वेंट जो विद्यालय हैं वो इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं। उनमें सारे जो है साधारण संपन्न और संभ्रांत वर्ग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मोटा जो है वो डोनेशन और वो मोटा डोनेशन और कैपिटेशन फीस दे रहे हैं। अंग्रेजी का जो है वो इसलिए कि अंग्रेजी के सबसे बड़े दुश्मन ये उत्तर भारत के ही लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं। उनमें जिनमें कि सबसे पहले यही आते हैं कट्टरवादी तो जिन्होंने हिंदी को बेजान कर दिया, उसमें से उर्दू को निकाल करके। और इतना ही नहीं, क्या बताएं, ये हिंदी में से उर्दू को निकालने से अब वो एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक मसला भी हो गया। वो बिहार में जो है वो लालू प्रसाद बोल रहा है उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा। अब लो, यदि हिंदी उर्दू साथ में रहती तो राजनीतिक हथकंडा उसको मिलता। तो लालू प्रसाद यादव जो है
एक इसको राजनीतिक हथकंडा बना दिया है कि बिहार की उर्दू जो है दूसरी राजभाषा होगी। बताइए, हिंदी उर्दू एक ही चीज है, लोग करते भी थे। और अरे हमको हंसी आती है, हंसी इस बात पर आती है कि एक बार मैं किसी जनसभा को संबोधित कर रहा था। एक कट्टरवादी सोच के वो सवाल कर रहे थे हमसे कि साहब जो आपकी पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी है क्या है? देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल को सुन करके एक कट्टरवादी सोच के थे कैसा आपकी पार्टी वो मुसलमानों की पार्टी है क्या है? जब कोई इस तरह से बेवकूफी वाला और कट्टरवादी सवाल करे तो मैं मानता हूं कि जवाब भी उसी के कमेंसुरेट, उसी की मैचिंग, उसी की बिफिटिंग होना चाहिए, बिल्कुल उसके माकूल होना चाहिए। हमने ये कहा कि आपके सवाल करने के तरीके से या लहजे से ये साफ झलकता है कि आपके मन में कोई खुराफात पल रहा है। मैंने ये सही कहा, कोई खुराफात पल रहा है। वो खुराफात ये है कि जो उर्दू के शब्द हैं अवाम, ताकत, हमने उनको कहा कि ये दो शब्द जो है अवाम और ताकत, जो कि इसका नाम था भारतीय अवाम ताकत दल, तो अवाम और ताकत से आप इसको उर्दू के आधार पर ही ये खुराफाती जो सवाल आपने किया है, तो इतना आप जान लीजिए, ना जानते हो तो जान लीजिए, उससे जानते होंगे कि हमारे बाप दादा जो है वो उर्दू ही पढ़ते थे। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात है, उर्दू जो है, उर्दू हिंदी एक ही थी। और मान लीजिए सेपरेट मानते भी हैं, अलग उसको मानते भी हैं, तो हिंदी जो है, नहीं उर्दू जो है, हिंदी के ही बराबर इस मुल्क की, इस देश की एक सम्माननीय जुबान है। इतना आप समझ जाइए। और मैं समझता हूं कि यदि इतना तथ्य से आप यदि रूबरू हो गए होंगे तो आइंदा से इस तरह की खुराफात आप न पालेंगे और न इसका जो है वो उद्गार आप करेंगे। तो पूरा मजमा जो है वो सन हो गया। जरूरी भी है, भारतीय अवाम ताकत यह रखा गया तो ये मुसलमानों की पार्टी हो गई। यही इसी टाइप की जो कट्टरवादी सोच है, ये बहुत नुकसान कर रही है इस देश का। वैसे अब ज्यादा इस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी को समृद्ध करने वाले, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्होंने हिंदी को समृद्ध किया हुआ है। जैसे डॉक्टर पूर्ण सिंह, जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, डॉक्टर महीप सिंह, जिनकी मातृभाषा पंजाबी है, डॉक्टर सुदर्शन भट्ट, जिनकी मातृभाषा गुजराती है, उनकी लिखी हुई एक कहानी है हार की जीत, बहुत मार्मिक कहानी। कोई जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के पाठ्य पुस्तक का, करिकुलम का वो एक हिस्सा थी हार की जीत, जो है डॉक्टर सुदर्शन भट्ट की। और डॉक्टर सुदर्शन भट्ट की मातृभाषा गुजराती। और तो और इनको सुनिए, आचार्य विनोबा भावे, इनकी मातृभाषा मराठी। उनका लगाव जरा देखिए हिंदी के प्रति। क्या कहते हैं कि मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, मैं विश्व की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह का लगाव होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे की तरह जो है हर भारतीय भाई बहन का लगाव होना चाहिए कि हिंदी की इज्जत ना हो, वो उनको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी वाले, फलाने वाले, ढिकाने वाले जो है,
आराम से अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो करते। और यूपीएससी में भी चलता है ये, अकेले ये नहीं है। यूपीएससी में हिंदी के प्रति क्या पक्षपात होता है वो मालूम है हमको। तो खैर अब ज्यादा इस पर नहीं, लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल का जब भी मौका आएगा, जब भी वक्त आएगा, जब भी उसको सत्ता उपकरण हम अपने आदरणीय भारतीय आवाम से मिलेगा, तो हिंदी और उर्दू को मिलाकर के वो एक मानक हिंदी बनाएगी कि यही स्टैंडर्ड यही मानक हिंदी है। उसकी जो है वो एक सूचिका जो है, या ग्लॉसरी जिसे कहते हैं, या सूचिका वो बनवाएगी, और जिसमें कि जो अंग्रेजी के शब्द जो चले आ रहे हैं उनका माने समान अर्थक वाले क्या क्या माने वो शब्द हो सकते हैं। और वही चीज जो है पूरे देश में घुमाएगी कि यही असली हिंदी का रूप यही है। और हिंदी के साथ और भी खिलवाड़ हो रहा है। हम जब केरल में गए थे तो वहां पर केरल में रेलवे के लोग कुछ और हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। गुजरात में जब गए थे तो वो और किसी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जाइए तो वो अपने ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो खैर एक मानक हिंदी बना करके हर जगह जो है उसको प्रसारित करके बताया जाए इसी हिंदी का प्रयोग करना है। जो वो हिंदी हमारी हिंदी और उर्दू मिली हुई असल हिंदी का स्वरूप होगा, और सबको अनिवार्य किया जाएगा। अपने जो मंत्रालय हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार के, उसमें प्राथमिकता हिंदी की ही होगी। और ये न्यायालय लोग भी बहुत, खास करके सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हम तो अंग्रेजी में ही काम करेंगे। इनको भी फोर्स किया जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी, कि आपको काम करना है तो हिंदी में ही। मिलिट्री में जो तमाम कमांड है वो भी हिंदी में, और वो हिंदी जो कि सबको ग्राह्य हो। जो सब कहते हैं कि भाई साहब ये हिंदी नहीं बल्कि बोलचाल वाली हिंदी, तो बोलचाल से भी और भी आसानी से जिसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे और अच्छा लगे और आपको गर्व भी हो। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसके विषय में कुछ और भी तथ्य जान लीजिए। जहां भी बड़े बड़े शहर हैं जो कि मान लीजिए हमारे तमिलनाडु के हैं और कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश में तो उर्दू ने बहुत योगदान दिया है हिंदी के लिए। क्योंकि उर्दू चलती है इसलिए तमाम जो है वो हिंदी जानते हैं। केरल में भी जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है वो उर्दू भी जानते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती नहीं वो हिंदी के लिए। तो हिंदी का काफी समर्थन है उर्दू से। अब जब उर्दू हिंदी एक ही साथ मिल जाएगी तो फिर क्या कहने। तो दक्षिण भारत में भी इसके प्रचार प्रसार और प्रयोग में काफी सहायता मिलेगी। तो उन क्षेत्रों में जो हमारा जो क क्षेत्र है, जानते हैं ना कि हिंदी के प्रचार के लिए क क्षेत्र ग क्षेत्र, तो ग क्षेत्रों में तो एक ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा, तो अंडमान निकोबार में कम से कम 70 से 80% जो है वो तमिलनाडु के ही अपने जो भारतीय भाई बहन हैं, वो काफी आबादी, उनका व्यापार वगैरह है, सब चलता रहता है। आपको जानकर के बहुत खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि वहां की सामान्य भाषा हिंदी है। और 70 से 80% जो हमारे तमिलनाडु के भारतीय भाई बहन हैं, जिनकी मातृभाषा तमिल है, लेकिन अंडमान निकोबार की भाषा तमिल नहीं है बल्कि हिंदी है। तो हिंदी की वो विशेषता, वो खूबसूरती, वो ताकत है
तो एक अनुभव आपको बता करके हम कम से कम इस विषय पर वो समाप्त करेंगे कि जब मैं केरल में मैं नौकरी कर रहा था तो तब हिंदी की बात चलती थी। ये विश्वास आप लोग करिए, मैंने केरल में भी फाइलों पर हिंदी में आदेश मैंने दिया हुआ है। हालांकि शुरू में विरोध हुआ, कैसे मैंने उनको संतुष्ट किया। हिंदी को पढ़ने लिखने के लिए जो है उनको विवश नहीं, उनको प्रेरित किया, विवश नहीं किया, प्रेरित किया मैंने। तो और आउट ऑफ द बॉक्स जिसे लोग बोलते हैं, आउट ऑफ माने थोड़ा यानी संदर्भ के बाहर एक प्रसंग आया। तो चूंकि मैं सरकारी नौकर था तो ज्यादा कुछ जो है पॉलिटिक्स से संबंधित बातें हम नहीं वो बोले कि स्थिति में थे। हमने उनसे यही कहा कि जब तक इस क्षेत्र के लोग ये धारणा पालेंगे कि हिंदी जो है यूपी बिहार की भाषा है, उत्तर भारतीयों की भाषा है, तब तक इस देश का या किसी भी क्षेत्र का या इस क्षेत्र का कल्याण होने वाला नहीं है। आपको मानना होगा कि हिंदी आपकी भाषा है, पूरे देश की भाषा है। उसको पढ़िए, समझिए, इस्तेमाल करिए। एक बात छूट गई थी कि भारतीय जनता दल ये भी करेगा। वास्तव में जब दो प्रदेश, जैसे मान लो गुजरात है, तमिलनाडु है, ये इसकी सरकारें आपस में जब वो संचार करती हैं तो एज ए फिल्टर लैंग्वेज, माने जो संपर्क भाषा के रूप में तो अंग्रेजी ही आती है। ये भी बड़ी दुख की बात कि दो जो है माने कि वो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जब वो संचार करते हैं कोई, तो वो जो संपर्क भाषा या फिल्टर लैंग्वेज के रूप में इसी का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी का। तो उसका भी स्थान लेगी हिंदी, संपर्क भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थान लेगी। तब जाकर के ये जो विदेशी जो है वो भाषा जो है जो हमारी मातृभूमि पर जो है वो अंग्रेजी जो रानी बनी बैठी है और हमारे हिंदी को जो है वो दासी बना के दासी वाली स्थिति में कर दिया है। तो वो अपने उस प्रतिष्ठा को, हिंदी अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उस सम्मान को पा सकेगी और अंग्रेजी को जो उसका स्थान है वहां तक उसको पहुंचा देगी या उसको रेलीगेट कर देगी। तो हमने उनसे यही कहा कि जब तक इधर इस क्षेत्र के लोग ये इस अवधारणा के शिकार रहेंगे कि हिंदी उत्तर भारतीयों की भाषा है, तब तक इस देश का और खासकर इस क्षेत्र का कल्याण होने वाला नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदी पूरे देश की भाषा, आपकी भाषा है। तो इसको पढ़िए, सीखिए, प्रसार करिए, इस्तेमाल करिए और सबसे सुगम भाषा है। और मैंने कहा कि मेरी बात का यकीन करिए, मैं तो खैर वो चला जाऊंगा, आप देखेंगे, आप उसका इस्तेमाल तो करिए। कुछ ही दिनों में आप जो उत्तर भारतीयों से भी, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनसे भी आगे आप निकल जाएंगे। हिंदी तो वो भाषा है। हमने ये भी बताया कि हिंदी को समृद्ध करने वाले वो तमाम हस्तियां हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है नहीं। तो इतनी खूबियां तो खैर, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट महोदय लोग हैं, जो राजनीतिक महोदय हैं, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में बैठे हैं, और चुनाव आयोग भी जो है वो हिंदी में काम करे और घोषणा वगैरह वो हिंदी में करे। किसी विशेष को अंग्रेजी में तकलीफ होती हो तो उसकी सहायता कर सकता है, लेकिन माध्यम, प्राथमिकता, महत्व हिंदी का, अपने जो है राष्ट्रभाषा है। तो अब जो है
भारतीय अवाम ताकत दल तो अपने देश में भारतीय माहौल लाने के प्रयास में रत है, लगा हुआ है। और सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से बराबर निवेदन कर रहा है कि भारतीयता के माहौल में आइए, भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए और भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी एकता, आपसी भाईचारा वो स्थापित करने में इसमें शरीक होइए और भारतीय जनता दल के इस प्रयास को मजबूती दीजिए। इसलिए जरूरी है कि इस समय हमारे देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बिखराव है। राष्ट्र तो एक ही है, लेकिन इतने बिखराव जाते हैं और वो बिखराव जड़ पकड़े हुए, जड़ लिए हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में कर सकते हैं दे हैव टेकन डीप रूट्स, यानी वो जो है काफी जड़ वो पकड़े हुए हैं और उसके आधार पर तमाम तंजीमें बनी हुई हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस, अखिल भारतीय जो है वो और भी होगा, फिर वो क्षेत्रीय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय पंजाबी महासभा, तमाम हजारों ये सारी तंजीमें जो हैं वो भारतीय एकता के रास्ते के यानी काफी खतरनाक किस्म के जो है वो बाधाएं हैं। तो इन सबको समाप्त करके भारतीयता के आधार पर देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे साहब हमारा देश जो है वो धर्म प्रधान है। यहीं पर तो माने काफी खुराफात की जाती है। धर्म माने क्या होता है, कोई बताए? धर्म माने क्या है? धर्म का उसका जो लिटरल मीनिंग, लिटरली तो धर्म का जो मूल मतलब है, धर्म माने होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, और या इस सब का समुच्चय वो फर्ज है, वो धर्म है। और इसको और ढंग से समझने के लिए रामानंद सागर की जो धारावाहिक रामायण प्रभु राम पर के आदर्श पर वो जो लिखी गई है, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश को सुखी बनाने के लिए, तो उसमें देखिए, उसमें आपको मिलेगा कि पिता का क्या फर्ज है, न पिता का क्या धर्म है, तो पुत्र का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, तो पति का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, तो प्रजा का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। धर्म माने फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य, या इस सबका समुच्चय, ये धर्म है हमारा। बाकी हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, ये धर्म नहीं है। ये हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। इनको रिलीजन भी कह सकते हैं, सेक्ट कह सकते हैं, मजहब भी कह सकते हैं, और पंथ जो है सबसे उपयुक्त शब्द है, लेकिन धर्म नहीं। तो जो लोग बोलते रहते हैं कि साहब ये धर्म प्रधान, जैसे धर्म प्रधान नहीं, पंथ यानी पंथ प्रधान भी नहीं है। अलग अलग पंथ के लोग, अलग पंथ के अनुयायी जो है,
अनुसरण करने वाले, उनके फॉलोअर जो है वो है यहाँ पर। अब वो एक साथ कैसे रहे? एक साथ रहने का तरीका यही है कि ये पंथ जो है वो व्यक्तिगत विश्वास का है, पर्सनल कन्विक्शन का विषय है। कोई हिंदू सनातन को माने, ठीक है, वो माने, कोई इस्लाम पंथ को माने, वो भी माने, लेकिन इसको व्यक्तिगत विश्वास मानते हुए उसका अनुसरण, उसका पालन व्यक्तिगत तरीके से ही करना होगा और वहीं तक उसको सीमित कर देना होगा। घर के अंदर जो भी आपको पसंद है, घंटी बजाना है, धूपबत्ती दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है, हरि कीर्तन करना, भजन करना है, कुछ भी करना है, या इबादत करनी है, सिजदा करना है, नमाज पढ़नी है, जो भी आपको पसंद करना करिए ना घर के अंदर। घर की चारदीवारी के बाहर निकलते ही हमारा जो सामूहिक जीवन है वो शुद्धतः राष्ट्रीय और भारतीय है। वहां पर किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो यहाँ के कहा कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से हम मुस्लिम हैं। बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ भारतीय हैं। तो जहां तक पंथ का सवाल, जहां तक माने हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, ये पंथ है, और धर्म हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, जो कि सभी नागरिकों को, सभी भारतीय नागरिकों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना है। कोई पूछ सकता है कि साहब ये राष्ट्र धर्म क्या है? कोई पूछ सकता है कि साहब ये राष्ट्र धर्म क्या है? तो सभी नागरिकों को यह मानना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष सबसे ऊंचा है। यहां तक कि हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे गॉड, हमारे वाहिगुरु उससे भी ऊंचा है। और इसके बाद हमारी आवाम, पूरे देश की 135 करोड़, ये दो तो हमारे लिए सर्वोच्च है। इसके बाद जो भी आपको मानिए, ईश्वर, खुदा, वो, या फिर गीता, रामायण, कुरान, कुछ भी मानिए, लेकिन सर्वोच्चता किसकी है? भारत राष्ट्र की और अपनी भारतीय आवाम की। और हमारा मुल्क कैसे महफूज हो, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, और विश्व का कई मायनों में सिरमौर हो, आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, राजनीतिक ताकत और चारित्रिक ताकत के रूप में जो है वो विश्व का नेता हो। इसके लिए चिंतन, इसके लिए जो है हमेशा वो प्रगतिशील, और अपनी आवाम को भी ऐसा वातावरण कि सभी भारतीय भाई बहन, सबको बराबर का सम्मान, बराबर की प्रतिष्ठा, बराबर की इज्जत, और देश की जो भी वो प्रगति है, उनकी भागीदारी, प्रगति का लाभ सबको बराबरी के आधार पर। और जो माने आर्थिक रूप से कमजोर है, मान लीजिए, तो वो भी अनुभव ना करे कि भाई कि चूंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो देश की प्रगति का लाभ हम उठा नहीं पा रहे हैं। हमको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है, हमको वो शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको भी यह अनुभव न हो। इस तरह की सोच, यानी अपने आवाम के विषय में भी चिंतन करना, और उनकी सुख सुविधा के विषय में चिंतन करना, अपने देश के विषय में चिंतन करना, यही राष्ट्र धर्म है। तो यही सबको सिखाने की आवश्यकता है, जो कि लग रहा है कि इसका बहुत अभाव है।
अभाव है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि इसी के प्रचार करने की जरूरत है। जरूरत तो ये है, लेकिन ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, ये अफसोस बस यही है, जो विघटनकारी ताकतें हैं जिनका सिर्फ बिजनेस है कि सत्ता पर कैसे काबिज हो, विघटन पर ही अपनी जो है वो ये सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, मोदी जी कितने आतुर हैं, इन्होंने कुछ फीता उता काट दिया है, कहीं जो है वो विश्वनाथ कॉरिडोर का, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस का, ऐसे बहुत फीता काट दिया है, और कहीं वो शिलान्यास वो पत्थर भी रख दिया है। इसी से मैंने इनका दिमाग भरा हुआ है, बस चाहते हैं बस वोटों की बरसात हो रही, बस इसको ये बटोर ले, ये मोदी महोदय। कुछ जेएनपीसी भी सोच रही है पंजाब में कुछ ऐसा भी करके, कुछ लोग जो है वो रबड़ी बांट रहे हैं, लॉलीपॉप, झुनझुना, वो 300 मीटर 300 यूनिट फ्री ले लो, मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, इसका भी बाजार गर्म है। सिर्फ सत्ता हथियाना, और सत्ता जब मिल जाती है तो देश को लूटना, संसाधनों को लूटना, और उस लूटे हुए पैसे से फिर सत्ता हथियाना। तो इस तरह से जो वंदवृत्त विषय सर्किल चलाने वाले देश की जो विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बेस में, वह इस देश के लिए अभिशाप बनी हुई है। और शायद चुनाव आयोग पता नहीं वो किसकी मंशा, इनमें से किसकी मंशा वो पूरी कर रहा है। तो बात थोड़ा सा चल रही थी वो धर्म की, राष्ट्र की, और भारतीय अवाम ताकत दल जो बता रहा था कि राष्ट्र की प्राथमिकता, उसका महत्व सबसे ऊपर है। इसी विषय में थोड़ा इसको और समझाने के लिए एक माने वृत्तांत बताने की आवश्यकता है। जापान की तारीफ बहुत लोग करते हैं साहब। जापान की जो है तकनीकी, और जापान का जो है वो इकोनॉमिक या आर्थिक उसका विस्तार, और आर्थिक विस्तार में उसका वो विश्व का नेता है, वर्ल्ड लीडर है, और टेक्निकल पिनेकिल्स, या मतलब कि वो तकनीकी जो है ऊंचाइयां जो हैं, और बोलते ये सब जापान की मशीन है, जापान की गाड़ी है, और जापान की तकनीक से सड़क बन रही है। बस ये उसकी पात्रता रखता है, वो डिजर्व करता है। लेकिन ये सोचना चाहिए उसके पहले कि जो जापान अमेरिका के बम गिराने से, अमेरिका ने जो 1945 में जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा करके पूरा जापान को तबाह कर दिया था, उस तबाही की राख से उठ खड़ा हुआ जापान आज आर्थिक मामलों में, तकनीकी मामलों में, और व्यापार के मामले में वो विश्व का एक प्रमुख नेता बन चुका है। तो कोई तो विशेषता होगी ना उसके पीछे। उनमें से एक विशेषता का परिचय जरा सुनिए। एक किसी मैंने ये घटना है, वृत्तांत है। किसी औसत जापानी से जब ये पूछा गया, किसी औसत जापानी से ये पूछा गया कि मान लीजिए आपके सामने एक विकट स्थिति आ जाए कि आपके सामने आपका जो धर्म है, बौद्ध धर्म, और आपके पिताजी हैं। विकट स्थिति इस बात की है कि इनमें से एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। विकट स्थिति इसी बात की है कि एक मरेगा तभी दूसरा बच सकता है। तो आप क्या करेंगे? वो बोला कि हम अपने पिता को मार देंगे, अपने पिता को मार करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे।
कहा ठीक। कहने अब इसके बाद एक और इससे भी अधिक विकट स्थिति है आई है कि आपका बौद्ध धर्म है और आपका देश जापान है, और इसमें भी विकटता इसी बात की है कि एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? क्या इसमें तो हम और भी कम समय लगाएंगे, हम अपने बौद्ध धर्म को मार करके अपने देश जापान को बचाएंगे। देखिए औसत जापानी क्या कहता है कि अपने पिता से अधिक महत्व अपने बौद्ध धर्म को देता है और अपने बौद्ध धर्म से ज्यादा महत्व है अब अपने राष्ट्र जापान को देता है। हमारे यहाँ क्या है? सिर्फ वो भी पंथ के झगड़े क्या, दिन रात हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, क्या करने की हमारा मनुस्मृति, कुरान कुरान, यही चल रहा है ना। इस बात को खत्म करना पड़ेगा। हमारा ये भी कहने का मतलब है कि आपके हिंदुत्व पर, आपके सनातन हिंदू सनातन पर कोई आंच नहीं आने वाली है, लेकिन उसको व्यक्तिगत आस्था के अनुसरण की हद में रखिए उसको ना। उसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था है या कुरान पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है, लेकिन उसको व्यक्तिगत की हद में रखिए आप। और जो कुछ भी हो परिवेश है, परिवेश सिर्फ भारतीय वातावरण का, इस देश के संविधान का और संविधान आधारित जो कानूनों का और कानून आधारित जो है नियम और नियमावलियों का अपने सामूहिक जीवन में, ये बहुत बड़ा एक दुविधा का जीवन जी रहे हैं लोग। लाभ उठाते हैं भारतीय नागरिक के रूप में, और जब लाभ उठा लेते हैं तो फिर कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो यादव हैं। ये बहुत एक क्या कहते हैं डायलेमेटिक यानी दुविधापूर्ण जीवन है। इस दुविधा को खत्म करना होगा। भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की तरह आपको भारतीय नागरिक की तरह आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा, वैसे आचरण भी करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक इसमें माहौल है वह ये सिर्फ उसी समय बस संविधान की शपथ लेते हैं। कोई नहीं कहता कि अरे तुम जिस संविधान की शपथ लेते हो भैया, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। तो क्यों बोलते हो कि हिंदू है, ठाकुर है, मुस्लिम है, फलाने है, पंजाबी है, बंगाली है? उसी समय उनको तुरंत जो है वो टोकने की जरूरत है। लेकिन कौन टोकेगा? पत्रकार टोकेंगे। पत्रकार कुछ पत्रकार तो जो है उसी जो देश की अभिशाप भी है, हर रूप में अभिशाप, सबसे बड़ी अभिशाप जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी, उसी पक्ष में माहौल बनाते हैं। मैंने कई बार नाम भी लिया है। आशुतोष सबसे बड़ा गद्दार इस देश का वो पत्रकार है। देखिए हमको जरा भी न तो डर है न संकोच है। देश के दुश्मनों को हमारे देश के लोग पहचाने, ये बहुत आवश्यक है। तो ये आशुतोष जो है वो सबसे बड़ा गद्दार ये पत्रकार है। हमेशा जो है जेएनपीसी इस देश की जो सबसे बड़ी अभिशाप है, उसी के पक्ष में वो माहौल बनाता है। और शायद एक बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उस गद्दार आशुतोष की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कह रहा कि कुछ लोग जो है वो जो अनपढ़ लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये उसका वक्त था।
तो वो ये गद्दार आशुतोष कह रहा था, पत्रकार, कि कुछ लोग जो है अनपढ़ लोगों को भड़का रहे हैं। मैं आशुतोष जैसे गद्दार पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं, या भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि तुम जैसे गद्दार पत्रकार जो तुम वो अनपढ़ बोलते हो ना, तुम जैसे लोगों की पहचान हमारे स्वामी विवेकानंद ने कर ली थी, और उन्होंने 1890 के दशक में उन्होंने कह दिया था। अब जितने खुले शब्दों में मैं कह रहा हूँ, या वो तो नहीं बोल पाएंगे हम, और हमको बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे इस चरित्र को इस देश विरोधी चरित्र को देखते हुए बोलना पड़ा है गद्दार तुमको। लेकिन उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में है तो, और तुम समझ भी जाओगे, लेकिन अपनी भारतीय आवाम को हम हिंदी में बताएंगे। उन्होंने कहा क्या, द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द ओनली होप इज फ्रॉम मासेस, द इलेक्ट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा जो कुछ भी उम्मीद है वो मासेस से है, आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब भारतीय भाई बहनों से, जिनको अनपढ़ लोग हैं। इलाइट सम्राट वर्ग, तो सम्राट वर्ग जो सामंतशाही सोच का जो शिकार है, और इस सम्राट वर्ग में या इलाइट तबके में बौद्धिक वर्ग भी आता है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है, पत्रकार भी आते हैं, मीडिया भी आता है, और शहरी वर्ग भी आता है, और भी लोग आते हैं। तो आज इस भारतीय एकता के प्रयास में वही लोग तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, ऑनलुकर्स, बाई स्टैंडर्ड्स, फेंस सिटर्स। हालांकि ये अंग्रेजी के शब्द हैं, जो कि इस देश की जरूरत है। पढ़ लिख लिए और इसको और भी यानी खरे शब्दों में, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने भी इशारा किया। अब इससे ये हमारी ब्यूरोक्रेसी वाले बौद्धिक वर्ग सीख ले न ले, लेकिन ये आईना भारतीय जनता दल उनको आईना दिखाएगा, सामने से भी दिखाएगा। तो बाबा साहब ने भी बोला था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। बात सही है। उन पर ये सब कुछ कट्टरवादी तत्व आरोप लगाते हैं। अरे साहब, ये हमारा देश तो जो विश्व गुरु रहा है, अम्बेडकर साहब जो है हमारे देश के विद्वानों को, ऋषि मुनियों को अपमानित करते हैं। बिल्कुल नहीं जी। हमारे बाबा साहब ने जो चेतावनी दी है उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या यह रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। यदि लबे लुबाब में इसको समझा जाए तो बौद्धिक ईमानदारी का भाव या बौद्धिक बीमारी मान लीजिए, ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के बौद्धिक वर्ग की। हमको कहने में जरा भी गुरेज नहीं, संकोच नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है बौद्धिक बेईमानी का बहुत बड़ा शिकार है, और इस बात का हमको बहुत दुख है कि जो ये बौद्धिक वर्ग ब्यूरोक्रेसी जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकती थी, आज जो बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनी हुई है, बोझ बनी हुई है, जो बहुत बड़ा संपदा बन सकती थी, आज बहुत बड़ी वो बोझ लाइबिलिटी बन चुकी है, सिर्फ बौद्धिक बेईमानी का शिकार बन करके। ये बौद्धिक लोग, यदि बौद्धिक वर्ग के लोग देखते होंगे तो वो भी सीख लें, और वो भी इस बात को समझें कि हमारा मुल्क यदि महफूज रहेगा तो वो भी महफूज रह पाएंगे। कोई ऐसा काम न करें कि अपना देश कमजोर हो। जो स्टेप लिया है ये चुनाव आयोग ने, ये दिल को बहुत तकलीफ दे रहा है।
जरा भी मैंने अकल तो छोड़ दी, जरा भी मंशा नहीं कि लोग मर रहे हैं और उसको पड़ी है कि जो है वो चुनाव करवाया। और सुना कि मोदी मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। अब आगे ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, आगे बताएंगे। ये पाखंड शुरू हो गया मोदी महोदय का, मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं। कितनी बैठक आपने किया? मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, कोई मुख्यमंत्री आपकी सुनता है? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी पूरी आवाम वो भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो है वो ये तो चुनाव इसी तरह से करवाने पर आमादा है अपना चुनाव आयोग, तो इनको नष्ट में नाबूद करके नोटा दबा करके प्रतिशत 80 के ऊपर लाएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।